तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, वाट होता है। देखो ये टेस्ट पेपर में निशान लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज को लेके आ गए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसलिए हमने इसको डाल दिया है, नहीं तो उसे बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर सभी क्वेश्चन में हमारे निशान लगे हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए हमने इसको ले आया। हमने वैसे बता दिया जो महत्वपूर्ण होते हैं उसको हम ले ही आते हैं, वह हमारा ऑब्जेक्शन लगा हो या न लगा हो, या हमारे उसमें से निशान लगे हों या न लगे हों। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर पढ़ते रहना है, समझ लीजिए कि वन लाइनर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पर देखिए बल से संबंधित और क्वेश्चन हमारे क्या बन सकते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल हमारा क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे हमारा क्या होता है, त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपकी परिभाषा हो गई। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप सबको पता होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। तो देखो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही यहाँ कहते हैं। ठीक है, कार्य कहते हैं। और कार्य एक हमारी कैसी है, एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य हमारी क्या है, एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई बताइए। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई बताइए। तो देखो वैसे वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारा ओम होता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध का हमारा क्या होता है, ओम होता है। लेकिन वैद्युत प्रतिरोधकता के हमारे यहाँ मात्रक देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन कोई नहीं यहाँ पर 4 में। तो ये आपको कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा। ठीक है, 4 में ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोधकता क्या आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर दे दिया गया है, आपकी PDF हमारी जो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जो कि हमारा दिया गया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, हमारी दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यह कह सकते हैं 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी हमारी क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है। प्रकाश वर्ष में किसकी इकाई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किसकी इकाई, हमारी दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है, तो हमारे किसका है, दूरी का है। ठीक है, ये सभी हमारे हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, कई प्रकार से जो क्वेश्चन हमारे घूम सकते हैं, घुमाने का प्रयास कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अगर पूरी सीरीज देखते हैं तो आप घूमने की जरूरत नहीं है, जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं सभी का यहाँ पर संग्रह है। एक पार्सक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक होता है। तो यहाँ पर पार्सक बराबर जो मात्रक होता है 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, ये पार्सक होता है। और देख सकते हैं पार्सक से संबंधित पार्सक हमारा जो संक्षिप्त होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पैरेलैस्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है और इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पार्सक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर अभी देख लिया था आपने, अतः एक पार्सक बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। पार्सक बराबर वही रिपीटेड क्वेश्चन हमारा दूरी का मात्रक होता है। यहाँ पर माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ये पिछली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया था कि माप की कौन सी इकाई है को जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर होगा। ये PDF जो आपकी है बहुत बड़ी है, लेकिन ये बहुत छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी आपको पढ़ा देंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 1 किलोमीटर का तात्पर्य क्या होता है, तो 1000 मीटर होता है। आप सबको पता होगा 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो देखो दूरी को मापने की इकाई हमारी मीटर होती है और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला है कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻−12 ग्राम के होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे हैं 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻−12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻6 ग्राम, 1
फेम्टोग्राम बराबर 10⁻⁻15 ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁹ ग्राम। पास्कल इकाई किसकी होती है? तो पास्कल इकाई हमारी किसकी होती है? दाब की होती है। ठीक है, दाब की होती है। और देख सकते हैं कि दाब हमारा क्या होता है? तो किसी तल के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और यह एक हमारी अदिश राशि होती है। ठीक है, और दाब का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जैसे पास्कल भी कहते हैं इसे। ठीक है, पास्कल भी कहते हैं। और एक पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात कर दिया है तो होता है बार होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? बार होता है। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब का जो गैर एसआई मात्रक है वो हमारा देख सकते हैं -5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य है और इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर देख सकते हैं 5 पास्कल। ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मत समझिए कि इसमें निशान लगे हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे ना, इसलिए हमने यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ पर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर जो होता है वो समतुल्य किसके होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, 1 बार के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो 1 डाइन बराबर कितना होता है? तो 1.02 किलोग्राम और 1 बार बराबर होता है 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के होता है। तेल का एक बैरल, जो तेल का हमारा एक बैरल होता है, तो एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। 159 लीटर होता है एक बैरल में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बैरल में हमारे लगभग 1 लीटर होता है, इतना लीटर होता है। और घन मीटर की बात करें तो हमारा इस तरह का होगा, एक बैरल में यूएस गैलन में हमारा इतना होता है, एक बैरल में हमारा ये होता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट भी कर लीजिए। देखो यहाँ पर अगला दिया है लंबाई की न्यूनतम इकाई। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो फर्मी मीटर होता है, अर्थात लंबाई की सबसे कम मीटर वाली होती है फर्मी मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। अर्थात सबसे छोटा कौन सा हो गया? यहाँ पर फर्मी मीटर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पैमाने या मापक यंत्र से संबंधित है और मापक यंत्र संबंधित यहाँ पर दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन दिया है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोनार विधि। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा, अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर दिया गया कि सोनार का यह होता क्या है। तो समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेगिन्स। ठीक है, तो ये हमारा इसका संक्षिप्त रूप होता है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें पराश्रव तरंगों का समुद्र के भीतर भेजा जाता है। ठीक है, कौन सी तरंगें होती हैं? पराश्रव तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है, जो परिवर्तित होकर लौटने पर तरंगों के जो वस्तु की स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया इसकी विधि, अर्थात सोनार विधि होती क्या है। ठीक है, तो आप किसी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया सोनार निम्नलिखित का प्रयोग में लाया जाता है, तो नौका चालकों द्वारा किया जाता था। जो नौका चालक होते हैं तो वही इसका प्रयोग करते हैं। अगला हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी डिस्क्राइब किया गया है, सोनार का प्रयोग नौका चालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव तरंगों को महासागर की गहराई पर भेजते हैं। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको समझ गए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए कि सोनार को हम प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ पर पराश्रव तरंगों का प्रयोग करते हैं। पराश्रव तरंगों का ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन होता है? तो ऑडियोमीटर होता है। ठीक है, ऑडियोमीटर होता है यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन इकाई है, जबकि एनेमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद भी समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोमीटर दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा एनेमोमीटर। तो एनेमोमीटर से प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? तो पवन का वेग ज्ञात करते हैं। ठीक है, पवन का वेग ज्ञात करते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो वायु की गति हमारी किसके? एनेमोमीटर द्वारा नापी जाती है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इससे देखिए, ये एनेमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। और अगर बात करें कि हाइड्रोमीटर से, तो हाइड्रोमीटर से जल या द्रव के घनत्व को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो, एनेमोमीटर से वायु की चाल ज्ञात करते हैं, ये सही है। अमीटर से विद्युत धारा ज्ञात करते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं ज्ञात करते हैं, अभी देखते हैं क्या इसे मापते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप माप करते हैं, अर्थात सी आपका गलत है, तो सी पे देखते हैं टैक्योमीटर से क्या ज्ञात करते हैं। तो देखिए, टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन व दिशाओं में त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आपका टैक्योमीटर आपका गलत हो जाएगा। टैक्योमीटर जैसे पहिया वगैरह होते हैं तो उनकी रफ्तार हम लोग इसके बाद टोकोमीटर से ज्ञात कर लेते हैं। पैरोमीटर किसके मापन में होता है, तो उच्च ताप के मापन में लिए पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखो, ये हमारे कितनी बार क्वेश्चन आपका आया, पीसीएस लेवल में आया है, और पीसीएस लेवल हम आपको यहाँ पर बताएंगे, तभी आपको लो लेवल कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पायरोमीटर ये इसका पूर्ण रूप होता है, तो यहाँ पर पूर्ण विकिरण उत्तापमापी होती है, ये टोटल रेडिएशन पायरोमीटर नाम दिया जाता है इसमें से। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पर दिया निम्नलिखित इन संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में कर जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगला है कि निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, हमने बता दिया जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं सभी आपके बन जाइए। हमने बता दिया है कि हमारी ये जो सीरीज है बहुत ही अच्छी है, इस कारण से हम इसको लाए हैं। वैसे इसमें निशान लगे हैं, हम आपको लाते नहीं, लेकिन वन लाइनर तो किस मत, जैसे मान लीजिए वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो वन लाइनर जो होती है तो आपको बस डायरेक्ट लिखा तो होता है आंसर, बस यही समझ के पढ़ लीजिए, इससे जल्दी से आपको कंप्लीट भी हो जाएगा। और सोचो कि नहीं कि निशान नहीं लगा है, बेकार है, तो भाई देखो बेकार है तो अच्छी बात, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस सीरीज को आपको पूरा भी करना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर 25 नंबर की बात है। ठीक है, 25 नंबर तक हमारी आ रही है। यहाँ पर देखो, वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापन हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर आपका इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा पायरीहीलियोमीटर। पायरीहीलियोमीटर, तो पायरीहीलियोमीटर से क्या होता है, सोलर रेडिएशन को मापते हैं। ठीक है, पायरीहीलियोमीटर से सोलर रेडिएशन को मापते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि मैनोमीटर से किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, गैसों का दाब। तो मैनोमीटर नामक यंत्र जिसे गैसों का दाब मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए, तो दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे करते हैं, लैक्टोमीटर से। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, लैक्टोमीटर में दूध का अपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर जो दिया गया था, ब्यूटीरोमीटर जो होता है तो दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को नापने में कहते हैं ब्यूटीरोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर अगला, दूध के घनत्व को किससे, तो लैक्टोमीटर से हो गया। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल की सापेक्ष जो आर्द्रता मापी जाती है, तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइड्रो मत लगा देना, हाइग्रो लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडल की जो हमारा उपकरण से हम लोग वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता की नापते हैं हाइग्रोमीटर से। और लैक्टोमीटर अभी देखा था कि दूध की शुद्धता होती है, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व नापते हैं। और यहाँ पर देखो पोटेंशियोमीटर से विभवांतर नापते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापते हैं। यहाँ पर अगला है कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पर वायु की आर्द्रता मापने के लिए, तो वही हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है तो वातावरणीय आर्द्रता। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, हमने बताया जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है सभी का जवाब यहाँ पर एक ही होगा। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्नलिखित क्या होता है, तो जो आर्द्रता को नापते हैं तो हाइग्रोमीटर से। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी देखो बन सकता था। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो, जो थर्मो रेसिस्टर होता है तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिस्क्राइब देख लेते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, थर्मो रेसिस्टर जो उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है, और यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ साथ अपने प्रतिरोध को भी बदलता रहता है, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा।
रक्त दाब को नापने का यंत्र क्या होता है? तो रक्त दाब को मापने का यंत्र होता है, उसे बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर, बोलते हैं रक्त दाब को मापने के लिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हमारा होता है पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर को प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष की तीव्रता के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश की तीव्रता। देखो, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ और पॉइंट मिल जाएंगे शायद, कि प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कैलोरीमीटर कोलोरीमीटर, ठीक है, कोलोरीमीटर से प्रयोग करते हैं। तो एक प्रकार सुग्राह्य उपकरण है, एक प्रकार सुग्राह्य उपकरण है, आपको बस ऐसे याद करना है, जो कि पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। ठीक है, अर्थात जो कोई पदार्थ है रंग अवशोषित कर लेता है तो हम लोग किसके साथ नापते हैं? तो कोलोरीमीटर से याद करते हैं। ठीक है, अगला रडार। तो रडार, देखो रडार का कई बार क्वेश्चन आया कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है या रडार का काम क्या होता है। तो रडार से आप सबसे पहले काम देखिए कि रडार से क्या होता है। तो रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका देख लीजिए, कुछ हमारा अच्छी तरह डिस्क्राइब भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, रडार मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन रैगिंग, यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं, स्थिति, ऊंचाई, दिशा इत्यादि की गणना की सकती है। ठीक है, चलो इंग्लिश देखो, अगर गलती हो जा रही तो आप देख लिया करिए। ठीक है, उसमें से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता है, इससे हमारी नापी जाती है। रिएक्टर हमारी, देखो रिएक्टर पैमाने से क्या नापी है? भूकंप की तीव्रता। अब यहाँ पर देखो, इससे हमारे क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को मापने का पैमाना है, और यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें से 1 से 9 तक हमारा बराबर बना होता है, अर्थात 1 से 9 तक अंक बने होते हैं। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। अगला है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किससे करते हैं? तो हमारा सही जवाब होगा रिएक्टर स्केल से करते हैं। रिएक्टर स्केल से क्या हो जाएगा? तो भूकंपीय लहरों का यहाँ पर वो करते हैं। ठीक है, भूकंपीय लहरों का हो जाएगा आयाम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यही दिया है, भूकंप की तीव्रता, तो हो जाएगा रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन हमारा दिया जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूकंपीय यंत्र से हम भूकंपीय यंत्र होता है, तो भूकंप का यंत्र होता है सेस्मोग्राफ। ठीक है, क्या होता है? सेस्मोग्राफ होता है भूकंपीय यंत्र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा है कि सीस्मोग्राफ भूकंप तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। कैस्कोग्राफ अर्थात पौधों में वृद्धि मापन का एक यंत्र है, और जिसका आविष्कार भारतीय ये केस्कोग्राफ में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो केस्कोग्राफ दिया है, यहाँ पर इतना अलग हो गया है। केस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र, तो आपको याद रखना है कैस्कोग्राफ का किस में होता है? तो कैस्कोग्राफ होता है जिसका पौधे होते हैं तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयोग करते हैं, और इसका आविष्कार किया था तो भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने 1900 ईस्वी में किया था। ठीक है, और यहाँ पर रेन गेज का प्रयोग किस में करते हैं? तो वर्षा मापी यंत्र होता है। ठीक है, हाँ। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि भूकंप की तीव्रता, तो हमारा हो जाएगा तो भूकंप की तीव्रता, देखो ऑप्शन वहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर सही लगाना पड़ेगा सेस्मोग्राफ। ठीक है, सेस्मोग्राफ लगाना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित युक्तियों में किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो यहाँ पर देखो तीव्रता वैसे रिएक्टर स्केल होती है, लेकिन यहाँ पर जब नहीं दिया है तो आपको डायरेक्ट एक ही चीज़ दे के आएगा, डबल नहीं दे के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेस्मोग्राफ हो गया। सेस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सेस्मोग्राफ यहाँ पर भूचाल रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, और यहाँ पर देखिए बताते हैं कौन सा हमारा सही होगा। तो देखो, जो सेस्मोग्राफ होता है तो भूकंप हो जाएगा। ठीक है, एनेमोमीटर हमारा वायु का होता है, बैरोमीटर दाब नापता है। ठीक है, बैरोमीटर दाब नापता है, और हाइग्रोमीटर हमारा आर्द्रता नापता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएंगे, इसका इतना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर दे दिया गया है कि एनेमोमीटर वायु वेग, सेस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ होता है उसको वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, और हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो मैनोमीटर होता है, दाब होता है, कार्बोरेटर होता है तो आंतरिक दाब इंजन में यूज करते हैं, कार्डियोमीटर होता है, हृदय की गति होती है। सेस्मोग्राफ देखो पृष्ठ की नहीं होती है, ये हमारे पृष्ठ की नहीं होती है, भूपृष्ठ की हमारी होती है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर के उपयोग किया जाता है। तो फोनोमीटर में किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए फोनोमीटर एक प्रकार की ध्वनि तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापने में किया जाता है। यहाँ पर आपको ये सही जवाब होगा कि फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति मापने में करते हैं।